भारत में बेरोजगारी, भारतीय अर्थव्यवस्था में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेरोजगारी के स्वरूप, कितने तरह की बेरोजगारी होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, पहला है खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। जब व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहे, जो भी प्रचलित मजदूरी दर है बाजार में किसी विशेष काम की, उस पर काम करने को तत्पर हो लेकिन फिर भी काम न मिले, तो उसे हम कहते हैं खुली बेरोजगारी। सिंपल सा है। दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण, अथवा पूंजी के अभाव में औद्योगिक विकास न होने के कारण। किसी देश में अगर पूंजी का अभाव बना हुआ है, पूंजी ही नहीं तो औद्योगिक विकास होगा कैसे? तो खासकर विकासशील देशों में ऐसा होता है। भारत जैसा विकासशील देश, भारत विकास तो कर रहा है, विकास करना भी चाहता है, परिस्थिति भी है, लेकिन पूंजी नहीं बन पाती है, पर्याप्त पूंजी नहीं है ना। तो औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण या पूंजी के अभाव में औद्योगिक विकास न होने के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे। अब अगर पूंजी का अभाव है, औद्योगिक विकास न हो रहा है, तो कंपनियां लोगों को रोजगार देंगी कैसे? क्योंकि औद्योगिक विकास नहीं होगा, अर्थात प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। प्रोडक्शन जहां पे है वहीं पे ठहराव आ गया उसमें। तो औद्योगिक विकास न होने के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों की विशेषता है, ध्यान दीजिएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी विकसित देशों में पाई जाती है। कथन सही है या गलत? गलत है। संरचनात्मक बेरोजगारी हमेशा विकासशील देशों की विशेषता है। इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए। अगले एग्जाम्स में किस तरह से पूछा जाएगा हमें पता नहीं होता है। तो भारत जैसे विकासशील देशों की विशेषता है, सिंपल सी बात है, पूंजी का अभाव। विकसित देशों की विशेषता तो कभी नहीं हो सकती पूंजी का अभाव। अब ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में पूंजी का अभाव नहीं होता है, ये विकासशील देशों की पहचान होती है। तो भारत जैसे विकासशील देशों की विशेषता है जहाँ पे पूंजी के अभाव के कारण औद्योगिक विकास नहीं होता है और रोजगार पैदा नहीं हो पाता है। यह दीर्घकालीन होती है। कैसे? अगर किसी देश में पूंजी निर्माण नहीं हो पा रहा है तो ये छोटे समय की समस्या नहीं होती है, लंबे समय की समस्या होती है। कैसे? पहले से बता चुका हूँ कि ज्यादातर जो आय होती है उसका खपत हो जाता है, कंजम्पशन हो जाता है, बचत नहीं हो पाता है। बचत नहीं होता है तो बचत का मोबिलाइजेशन नहीं हो पाता है, मोबिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है, पूंजी निर्माण नहीं होगा तो उसका इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है ना। इस तरीके से ये दीर्घकालिक बनी रहती है विकासशील देशों में। कौन सी बेरोजगारी? संरचनात्मक बेरोजगारी। अल्प रोजगार, ऐसे श्रमिक जिन्हें थोड़ा बहुत काम मिलता है, मतलब अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता है। ऐसे श्रमिक जिन्हें थोड़ा बहुत काम तो मिलता है लेकिन पूरी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है, इसे हम अल्प रोजगार कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में देख लीजिए। कृषि क्षेत्र में क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार है, साल भर उन्हें काम नहीं मिलता है। खासकर जब फसल की बुआई होती है और कटाई होती है तभी उन्हें काम मिलता है, बाकी समय क्या है? बेरोजगार ही पड़े रहते हैं। तो अल्प रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषता है। ध्यान दीजिएगा, जिन चीजों को मैंने रेड करके लिखा है वो विशेष रूप से काम के हैं। अल्प रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी, ये तो पढ़ाया था मैंने जब मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बता रहा था। तो एक विशेषता थी बेरोजगारी, है ना, एक विशेषता थी बेरोजगारी। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता पीछे जाके देखिए, सारा पढ़ाया जा चुका है। इसे हम छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी, इसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न या फिर गुप्त बेरोजगारी। अदृश्य मतलब गुप्त, जो बेरोजगारी कायम तो है लेकिन दिखाई नहीं देती है। बाहर से देखने में तो लगता है कि व्यक्ति काम में लगे हुए हैं, उन्हें रोजगार मिला हुआ है, लेकिन वास्तव में उन्हें रोजगार नहीं मिला हुआ होता, गलत फहमी में होते हैं। ऐसी बेरोजगारी भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक खेत की अपनी उत्पादन की एक सीमा होती है। अगर 1 हेक्टेयर खेत की गेहूं उत्पादन की क्षमता 10 कुंतल है तो कितने भी व्यक्ति गेहूं के खेत में काम करें, उत्पादन को 10 कुंतल से अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता, उतना ही रहेगा 1 हेक्टेयर के खेत में। अब अगर 10 हेक्टेयर उत्पादन क्षमता, अधिकतम उत्पादन क्षमता 3 लोगों के खेत में काम करने से प्राप्त हो जा रही है, फिर भी 10 लोग उसमें लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि 3 ही लोग रोजगार में हैं, बाकी 7 लोग रोजगार में नहीं है, भले ही उसमें फावड़ा कुदाल चला रहे हैं। तो बाहर से देखने में लगता है कि रोजगार कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वो बेरोजगार होते हैं। इतना लिख लिया आपने, पीछे लिखा हुआ है। वास्तव में जो अतिरिक्त श्रमिक के खेत में लगे होते हैं उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, क्योंकि वो कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि अधिकतम उत्पादन तो 3 लोगों के लगने से पूरा हो जाए, मिल जा रहा है।
तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की विशेष विशेषता कौन सी? छिपी हुई, अदृश्य, गुप्त या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की दो तरह की बेरोजगारी पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, एक अदृश्य और दूसरी अल्प रोजगार। कहाँ पे अल्प रोजगार? ये, हाँ, अल्प रोजगार और छिपी हुई बेरोजगारी, ये दोनों भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषता है। नेक्स्ट, चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे विकसित देशों में पूंजी की कमी नहीं है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पूंजी है, वहाँ पे डिमांड भी खूब है, प्रोडक्शन भी खूब है, खपत भी खूब है, हर चीज वहाँ पे खूब है। होता क्या है कि अर्थव्यवस्था का एक चक्र चलता है। जब डिमांड होता है तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि लोगों की डिमांड पूरी हो जाएगी, पेट भर गया। उदाहरण से समझा रहा हूँ, अगर पेट भर गया, खाने भर का खूब है फूड, पेट भर गया तो क्या होगा? कितना भी खाना उन्हें दिया जाए वो उसे नहीं खाएंगे। इसका मतलब क्या है? खाना बेकार होगा। अब खाना बेकार हुआ तो खाना बनाने में जो लोग लगे हुए हैं उनका रोजगार तो चला गया। क्यों? क्योंकि खाने वाला ही नहीं रहा। तो जो लोग खाना बनाने में लगे हुए हैं उनका रोजगार खत्म। विकसित देशों में यही फंडा चलता है, इसको आप समझ जाएंगे। यूएसए, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में अर्थव्यवस्था में चक्रीय ऊंच नीच का परिणाम होता है, चक्रीय ऊंच नीच का दौर चलता है। इन जैसे विकसित देशों में अर्थव्यवस्था में चक्रीय ऊंच नीच का दौर चलता है और इसी का परिणाम है चक्रीय बेरोजगारी। भाई हमारा पेट भरा है तो कभी खाली भी तो होगा, फिर भूख लगेगी, खा लूंगा फिर भर जाएगा। तो भूख लगने का चक्रीय दौर चलता है कि नहीं? जस्ट यही इकोनॉमी में डिमांड के संदर्भ में होता है, मांग के संदर्भ में। इकोनॉमी में कभी मांग बहुत बढ़ जाती है तो उधर उत्पादन बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ जाएगा। मांग बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, रोजगार बढ़ गया। मांग घट गया, है ना, मांग जो है सब्सिडाइज्ड हो गया, खत्म, वहां पे प्रोडक्शन बंद, प्रोडक्शन में लगे हुए श्रमिकों का रोजगार छीन जाता है। तो यूएसए, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में अर्थव्यवस्था में चक्रीय ऊंच नीच का दौर आता है और इसी का परिणाम है चक्रीय बेरोजगारी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चार अवस्थाओं वाला चक्र चलता है, कभी तेजी, कभी सुस्ती, कभी आर्थिक मंदी और आर्थिक मंदी के बाद दोबारा पुनरुत्थान। अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान होता है, फिर से डेवलप होता है सब कुछ। तो ये चार अवस्थाओं वाला चक्र चलता है। जैसे मांग बढ़ गया, है ना, तो आर्थिक तेजी आ गई। आर्थिक, इसी को लिखा है कभी तेजी मतलब मांग बढ़ गया तो आर्थिक तेजी आ गई। कैसे? मांग बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, मांग भी बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ गया तो आर्थिक तेजी आ गई। रोजगार भी खूब है उस समय, प्रोडक्शन बढ़ गया तो रोजगार भी खूब मिल रहा है। अब मांग घट गया, अचानक से मांग बढ़ा ही था कि कभी घट जाएगा। मांग क्यों बढ़ता है? कि कभी वो घट जाएगा। जब हम ज्यादा खाते हैं, ये किस बात का संकेत होता है? कि जल्दी हम खाना बंद कर देंगे। तो मांग घट गया तो आर्थिक मंदी, अर्थात प्रोडक्शन रुक गया और रोजगार लोगों का छीन गया। समझ रहे हैं ना? तो मांग बढ़ गया तो आर्थिक तेजी, मांग घट गया तो आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी की स्थिति में क्या होता है? ये भयंकर मंदी होती है। एक तो होती है आर्थिक सुस्ती, सुस्ती उतनी बुरी नहीं होती है, लेकिन आर्थिक मंदी की स्थिति में मांग बिल्कुल समाप्त हो जाता है, डिमांड ही नहीं रहता। डिमांड न होने के चलते प्रोडक्शन बिल्कुल ठहर जाता है, अचानक स्टॉप होने के चलते जितने लोगों को उसमें रोजगार मिला हुआ है वो सारा उनसे छीन जाता है। इतना ही नहीं, इसका परिणाम बहुत ही व्यापक होता है। उन बैंकिंग, सबसे पहला प्रभाव बैंकों पर पड़ता है। बैंकों ने उद्यमियों को जो लोन दे रखा था, उद्यमी बैंक से लोन लेकर उद्योग चलाते हैं। अब बैंकों ने उद्यमियों को जो लोन दे रखा था वो सारा लोन बैंकों का डूब जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी दिवालिया हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट जिस काम के लिए लगा रखा था उद्यमियों ने, उसकी डिमांड ही खत्म अचानक से। वो उद्यमी का फैक्ट्री, उत्पादन सब समाप्त। बैंक ने जो लोन दिया था उस फैक्ट्री को, वो भी ठप। बैंक उसका लोन की रिकवरी नहीं हो पाती है। अमेरिका में 2008 में यही मंदी की शुरुआत हुई थी, रियल एस्टेट क्षेत्र से स्टार्ट हुई थी। रियल एस्टेट क्षेत्र ने ढेर सारी बिल्डिंग बना रखी थी क्योंकि डिमांड थी। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि डिमांड समाप्त हो गई, तो वो सारी बिल्डिंग्स जो बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने बना रखी थी लोगों को बेचने के लिए, उधार लेकर, बैंकों से उधार लेकर, वो बिकी ही नहीं। तो बैंकों का उधार डूब गया, रियल एस्टेट उद्यमी दिवालिया हो गए। बैंकों ने वसूला, जितना वसूल सकते थे वसूला उनकी प्रॉपर्टी बेच के, लेकिन सारा नहीं वसूल पाए। तो बैंक भी डूब गए, रियल एस्टेट उद्यमी डूबे, बैंक भी डूब गए। किसके चलते? अचानक डिमांड समाप्त हो गया था, मांग ही खत्म हो गई थी। तो उदाहरण के लिए 2008 की वैश्विक मंदी के चलते पूरी दुनिया में
उसका प्रभाव पड़ा था और रोजगार की छटनी हुई थी। यहाँ पे इसकी फिर से पढ़ लीजिए। आर्थिक मंदी की स्थिति में उत्पादन रुक जाता है और रोजगार में छटनी शुरू हो जाती है। अब अगर प्रोडक्शन ही रुक गया तो जो उद्यमी है वो पेमेंट कहाँ से देगा अपने कर्मचारियों को? प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो पेमेंट कहाँ से देगा? तो क्या करता है कि छांटनी शुरू कर देता है। 100 लोग काम कर रहे थे तो 60 लोगों को छांट देता है, कहता 40 लोग ही काम करेंगे, है ना। तो छटनी शुरू हो जाती है, भयंकर बेरोजगारी फैलती है। उदाहरण के लिए 2008 की वैश्विक मंदी। नेक्स्ट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी खासकर पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी कायम रहती है। ये कोई स्पष्ट बेरोजगारी नहीं है, अर्थव्यवस्था का अपना एक चक्र होता है, उसके चलते ही शुरू हो जाती है। जैसे मान लेते हैं किसी देश में पूर्ण रोजगार है ना, लोगों को खूब रोजगार मिला हुआ, रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन अचानक तकनीकी चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी ही बदल गई। अब जैसे हमारे देश में एक समय था कि रील वाले कैसेट आते थे, रील वाले कैसेट की जगह अचानक से सीडी आ गया, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो रील कैसेट बनाने वाली फैक्ट्रियां अचानक से बंद हो गई। रील फैक्ट्रियां बंद हुई तो उसमें जो श्रमिक लगे हुए थे बेरोजगार हो गए। लेकिन इसकी अच्छी बात है कि जो श्रमिक रील फैक्ट्री में बेरोजगार हो गए थे, कुछ दिन बाद उनको कॉम्पैक्ट डिस्क में रोजगार मिल जाता है। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी स्थायी नहीं होती है, बहुत ही थोड़े समय के लिए आती है। मतलब एक तरह से अर्थव्यवस्था में घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण, हल्की सी रुकावट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। घर्षण आने से थोड़े से दौर के लिए जो बेरोजगारी होती है उसे हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। लिखा हुआ है बाजार की दशाओं में परिवर्तन के कारण, यानी मांग पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन के कारण, मांग और पूर्ति बदल गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो बाजार की दशाओं में परिवर्तन के कारण या मांग पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन के कारण घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए तकनीकी विकास के चलते रेल का स्थान सीडी ने ले लिया, कॉम्पैक्ट डिस्क ने। तो रेल कैसेट के उत्पादन में लगे श्रमिक कुछ समय के लिए बेरोजगार हो गए। हालांकि घर्षणात्मक बेरोजगारी थोड़े समय के लिए ही आती है। क्यों? क्योंकि रेल फैक्ट्री में जो लोग बेरोजगार हुए थे बाद में उन्हें सीडी फैक्ट्री में रोजगार मिल जाता है, तो थोड़ी समय के लिए होती है। यह पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी सदैव विद्यमान रहती है। पूर्ण रोजगार है तब भी रहेगी क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। भारत में बिस्कुट, है ना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आता है। अब एक समय था कि पार्ले जी छाया हुआ था। पार्ले जी अचानक से समाप्त हो गया था बीच में, हालांकि बीच में फिर आया वो दूसरी बात है, लेकिन पार्ले जी का स्थान ब्रिटानिया ने ले लिया, टाइगर बिस्किट्स ने लिया, अब तो अनमोल भी आ गया है। तो इन कंपनियों ने स्थान ले लिया किसका? पार्ले जी का। तो पार्ले जी कुछ समय के लिए ठप हो गया। तो पार्ले जी में जो लगे हुए थे श्रमिक कुछ समय के लिए बेरोजगार हो गए होंगे, लेकिन बाद में उनको ब्रिटानिया में रोजगार मिल गया होगा। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी की माप। भारत में बेरोजगारी की माप करने के लिए योजना आयोग ने 1973 में एक कमेटी की गठित की थी। बी भगवती की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। किस लिए? बेरोजगारी की माप के लिए, कि क्या तरीका हो बेरोजगारी की माप का, कैसे इसका मापन किया जाए। तो भगवती समिति ने बेरोजगारी की माप के लिए 3 धारणाएं प्रस्तुत की, 3 आधार प्रस्तुत किए। कौन कौन से आधार? एक, सामान्य स्तर, हिंदी में इसे सामान्य परिस्थिति भी कहते हैं, सामान्य स्थिति। चालू साप्ताहिक स्तर, यानी चालू साप्ताहिक परिस्थिति। कहीं कहीं लिखा होता है, आपने पढ़ा होगा इसलिए स्पष्ट कर दे रहा हूँ, वैसे जैसे लिखा वैसे ही पढ़ते हैं। भगवती समिति ने बेरोजगारी की माप के लिए 3 धारणाएं प्रस्तुत की। सामान्य स्तर, यूजुअल स्टेटस, चालू साप्ताहिक स्तर, करेंट वीकली स्टेटस, चालू दैनिक स्तर, करेंट डेली स्टेटस। इसको जान लीजिए, कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। जिस व्यक्ति को वर्ष भर रोजगार नहीं मिलता उसे सामान्य स्तर बेरोजगार कहा जाएगा। जिस व्यक्ति को वर्ष भर रोजगार नहीं मिलता उसे सामान्य स्तर बेरोजगार कहा जाएगा। ठीक है। दूसरा, चालू साप्ताहिक स्तर, सर्वेक्षण सप्ताह लिखा हुआ है, इसका मतलब जिस सप्ताह का सर्वेक्षण किया गया कि इसमें कितना रोजगार मिला है कितना नहीं, उसे हम कहेंगे सर्वेक्षण सप्ताह। चालू साप्ताहिक स्तर, सर्वेक्षण सप्ताह में 1 घंटे भी रोजगार नहीं मिलता। जिस व्यक्ति को, जिन्हें लिखा हुआ ना, जिस व्यक्ति को सर्वेक्षण सप्ताह में 1 घंटे भी रोजगार नहीं मिलता उसे चालू साप्ताहिक स्तर बेरोजगार कहा जाएगा। चालू साप्ताहिक स्तर बेरोजगार कहा जाएगा। कब? जब व्यक्ति को सप्ताह में 1 घंटे भी रोजगार नहीं मिलता। इसको बकायदे लिख के आपको एक बार ध्यान से देख के याद करना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा ये। हाँ, चालू दैनिक स्तर, करेंट डेली स्टेटस, ये चालू साप्ताहिक
चालू दैनिक। जब व्यक्ति को सप्ताह में कुछ दिन रोजगार मिले और बाकी कुछ दिन वो रोजगार करना चाहता है फिर भी न मिले, कुछ दिन सप्ताह में काम करने को मिले, उत्पादन करने को मिले, लेकिन बाकी के दिनों में सप्ताह में उसे रोजगार न मिले, इसके बावजूद कि वो काम करना चाहता है, तो ऐसे बेरोजगार को हम क्या कहेंगे? चालू दैनिक स्तर बेरोजगार कहेंगे। तब उसे हम चालू दैनिक स्तर बेरोजगार, यानी सामान्य स्तर बेरोजगार, चालू साप्ताहिक स्तर बेरोजगार, चालू दैनिक स्तर बेरोजगार, है ना। वर्तमान में बेरोजगारी का मापन दो आधारों पर ही किया जाता है, एक सामान्य स्थिति और चालू दैनिक स्थिति। वर्तमान में बेरोजगारी का मापन दो आधारों पर किया जाता है, सामान्य स्तर पर और चालू दैनिक स्तर पर, है ना। सामान्य स्थिति और चालू दैनिक स्थिति के आधार पर भारत में बेरोजगारी का मापन किया जाता है। सवाल पूछा जा सकता है, इन सब बातों पे कम लोग ध्यान देते हैं, जबकि इन्हीं प्रश्नों को हल करने से आदमी थोड़ा सा बढ़त बना लेता है। तो कंठस्थ करते जाइए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ा रहा था, तो उसमें 2 से 3 टॉपिक छूटे हुए विशेषता में। तो अब 2 टॉपिक 3 टॉपिक अलग से पढ़ाना संभव नहीं होता, उसका एक उपाय निकालना पड़ता है, वो मैं निकाल लेता हूँ। तो अगले वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बची हुई विशेषताएं हैं वो, और बेरोजगारी से संबंधित भारत में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिन्हें पेश किया जाना है। तो भारत में बेरोजगारी के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं वाले चैप्टर का जो बचा हुआ भाग है वो दोनों एक में कंबाइंड कर दूंगा। आप उसे अलग अलग करके अलग अलग चैप्टर्स में लिख लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ता है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी छूटा हुआ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़ेगा तेजी से। नमस्कार।